गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सिविक्स में एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे और उसमें हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको नौकरशाही सिविल सर्विस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये हमारे स्थायी कार्यपालिका के पार्ट हैं। इससे पहले बच्चों मैं एक अपनी मिस्टेक से करना चाहती हूँ। जो एग्जीक्यूटिव पे पार्ट नंबर 2 वाली वीडियो है और उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट आपको पढ़ा रही थी, तो उसमें एक मिस्टेक ये हुई थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है तो उसका जो निर्वाचक मंडल होता है तो उसमें दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेते हैं। उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ जो निर्वाचित हैं वो भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। लेकिन जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, वो सभी इसमें भाग लेते हैं। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके चुनाव में। तो ये आप इसको सही कर लेना। और एक बात और बच्चों, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं अगर किसी वजह से उनका पद रिक्त होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। और प्रेसिडेंट रहते हुए वो जितने भी प्रेसिडेंट के सारे अधिकार थे, सैलरी और जितने भी सब कुछ था, तो वो उसका उपयोग करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो बच्चों आज हम स्थायी कार्यपालिका का जो अंग है नौकरशाही, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे कि एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, जो राजनीतिक रूप से जो लोग होते हैं और जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका जो लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाते हैं। और ये इनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और एक लंबी प्रोसेस होती है, जिसके बाद ये अपने पद पे आते हैं। चलिए बच्चों, मैं इसके बारे में जो बता रही हूँ वो पढ़ेंगे। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक तंत्र का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। जो हमारी कार्यपालिका है तो उसमें एक विशाल तंत्र शामिल होता है। तो उसमें राजनीतिक लोग तो होते ही हैं और इसमें होते हैं ये अधिकारी जो एग्जाम के थ्रू आते हैं, उनका चुनाव होता है। इस संगठन और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। तो इनमें अंतर हो सके इसलिए इसको सिविल सर्विसेज कहते हैं, ताकि इनका अलग किया जा सके सैन्य सेवाओं से। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने व उसे लागू करने में मंत्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं। जो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मंत्री जो नीतियां बनाते हैं तो उन्हें स्थानीय स्तर पर ये अधिकारी लागू करते हैं। कोई भी योजना केंद्र सरकार बना देती है, राज्य सरकार, तो वो लोगों की भलाई के लिए। लेकिन इस योजना को जो अधिकारी वहां पे स्थानीय स्तर पर उसकी पोस्टिंग है, काम कर रहा है, तो वो ही लागू करता है। नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे, सरकार बदलने पर नई सरकार के कार्यों में सहयोग करे। तो बच्चों, जब सरकार बदल जाती है तो वो नई सरकार अपनी नीतियां भी बदल लेती है। और कुछ सरकार जो हो सकता है कि कोई सरकार पुरानी जो योजनाएं चल रही थी उन्हें बंद करके नई योजनाएं लाए। तो इस समय ये नौकरशाही से अपेक्षा की जाती है
कि वो नई सरकार का साथ दें। पुरानी योजना अगर बंद कर दी जा रही है तो उसमें भी उनका साथ दें, और जो नई योजना आ रही है तो उन्हें पूरी कार्यक्षमता के साथ लागू करें। तो ये उनसे अपेक्षा की जाती है और ऐसा होना भी चाहिए। अब ये जो हमारी सिविल सेवाएं हैं तो वो कितनी तरह की होती हैं? तो सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, एक तो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, एक केंद्रीय सेवाएं और एक राज्य सेवाएं। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, तो उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये आ जाती है इसमें। तो इसमें ये जो चुने जाते हैं कैंडिडेट, तो उनको जो पूरे भारत में कहीं भी भेज सकते हैं काम करने के लिए। और ये जो भारतीय पुलिस सेवा है तो इसमें पुलिस की उनको रैंक मिलती है, जैसे जिसमें होते हैं आईपीएस ऑफिसर, तो वो उनको भी जनता के बीच में भेजा जाता है ताकि वो उनकी सेवा कर सके और अपना काम कर सके जो उनको दिया गया है। जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं तो भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा, तो इसमें ये सिर्फ केंद्र के ही काम करते हैं। जैसे केंद्र सरकार भेजती है विदेशों में अपने अधिकारियों को, और एक ये होते हैं भारतीय राजस्व सेवा, यानी कि वो राजस्व का काम कर रहे हैं केंद्र के लिए। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं तो उसमें केंद्र सरकार इन लोगों को राज्यों में भेजती है, तो राज्य इस पे सिर्फ केंद्र का होता है कि इनको कहाँ पे, मतलब इनके लिए कुछ भी हटाने वगैरह का सारा केंद्र कर सकता है, राज्य नहीं कर सकते। राज्य इनका स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उस राज्य से, जैसे केंद्र ने भेज दिया उस राज्य में, तो वो राज्य का जो चीफ मिनिस्टर या फिर वो लोग उसको हटा सके वहां से, ऐसा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ही उसको बुलाएगी उस राज्य से। एक राज्य के अंदर तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं जो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उस राज्य से उसको नहीं निकाल सकते। केंद्र सरकार जब चाहेगी तब अपने अधिकारी को बुला सकती है। जो भारतीय विदेश सेवा है, जो तो इसमें तो केंद्र जो सेवाएं हैं तो इसमें सिर्फ केंद्र के में ही रहेंगे, ये केंद्र के लिए काम करेंगे, इन्हें राज्यों में नहीं भेजा जाता। और अगर भारतीय राजस्व सेवा के लिए भेजा भी जाता है तो भी कोई भी वहाँ पे रूल्स नहीं लागू होगा जो राज्य सरकार है उनका। जो राज्य सेवाएं हैं, बिक्री कर अधिकारी, जो सिर्फ राज्यों के लिए चुनी जाती है तो उनमें बिक्री कर अधिकारी है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं तो उसमें जो केंद्र है वो राज्यों में भी रह के करवा सकता है, और सेंटर में भी वो लोग रह सकते हैं, और यूनियन टेरिटरी में भी इनको भेज सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उन्हें कहाँ भेज रहे हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस आईएफएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्यों के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस तरह से जो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है तो वो यूपीएससी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, अधिकारियों को चुनती हैं, उसी तरह राज्य सरकारें भी अपने लिए अधिकारियों को चुनती हैं और उनके लिए वो स्टेट लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। इसमें भी अधिकारियों की अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं और जिस तरह से इनकी प्रोसेस होती है वो, लेकिन ये जो राज्य के जो अधिकारी होते हैं तो इनको जो राज्य सरकार बाहर दूसरे प्रदेश में नहीं जाते, ये अपने ही राज्य में रह के काम करते हैं और पूरा राज्य का कंट्रोल होता है। उनको हटाने का या फिर उनको कहीं पे ट्रांसफर करने का भी पूरा अधिकार राज्य को ही होता है। जो प्रशासन में नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। नौकरशाही लाल फिकरशाही के कारण आम जनता से दूर है। तो बच्चों, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई योजना बनाई तो वो जो स्थानीय स्तर पर उसे जो भी अधिकारी हैं वो लागू करवाते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा ना। तो अगर
कभी कभी ऐसा होता है कि जनता के लिए चुने जाते हैं, भी जनता के काम करते हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता के को देने के लिए, लेकिन ये अपनी कभी कभी पद से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और लोग आम जनता से कट जाते हैं, जिनके ये सेवक बन के जाते हैं तो उनसे भी मिलना पसंद नहीं करते, लोग इनसे मिलने से भी भयभीत रहते हैं। तो और जैसे कोई काम के लिए लोग चक्कर लगाते रहते हैं ऑफिस में, लेकिन लाल फीताशाही के कारण फाइलें अटकी रहती हैं, कई कई महीनों तक छोटे छोटे काम भी लोगों के नहीं हो पाते। तो इस स्थिति में जो राजनीतिक हमारी प्रशासनिक जो राजनीतिक थे हमारे कर्मचारी जो हमने चुने थे, हमारे स्थायी कार्यपालिका के सदस्य, तो यहाँ पे वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे राजनीतिक कार्यपालिका के अस्थायी कर्मचारी थे तो वो इन्हें ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं इनके कामों में, तो वहाँ पे वो सही नहीं रहता। तो होना तो ये चाहिए बच्चों के दोनों ही जो हमारे अस्थायी और स्थायी जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो आम जनता के लिए, लोगों की भलाई के लिए मिलजुल के काम करें। लेकिन जहाँ भी कहीं अगर अस्थायी जो अधिकारी हैं वो अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो स्थायी जो अधिकारी हैं वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और कहीं पे भी अगर जो स्थायी अधिकारी भ्रष्टाचार या किसी और चीज़ में लिप्त होते हैं इलीगल में, तो हमारे अस्थायी वाले उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक आपने नाम सुना होगा बच्चों SH खेमका का, तो वो इस राजनीतिक जो पॉलिटिक्स का बहुत शिकार हुए हैं, वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं और इसी वजह से कि वो गलत नीतियों को लागू नहीं होने देते और वहाँ अपने एरिया में भ्रष्टाचार नहीं होने देते, तो उनको बहुत बार उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं ये लोग, ताकि इनको जैसे इनकी सांठगांठ जो होती है कुछ लोगों की योजनाएं चल रही हैं कि केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो उनमें जितना पैसा आ रहा है तो अधिकारियों से कुछ नेता सांठगांठ करके उन पैसों को जनता तक नहीं जाने देते। तो अगर अच्छा अधिकारी है तो अगर वो इस चीज़ को रोकता है तो ऐसा होता है कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वहाँ से। लेकिन अब एक जो हमें मिल गया है राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इसके द्वारा आम लोग पूछ सकते हैं अधिकारियों से कि आपने हमारा काम क्यों नहीं किया, या फिर ये इसमें कितना पैसा योजना में आया, आपने कहाँ लगाया। तो इससे बहुत ज़्यादा जनता के लिए फ़ायदा हुआ है और अब जनता के पास ऐसा हथियार है RTI का कि जिससे वो इन पे कंट्रोल रख सकती है दोनों जो प्रकार के अधिकारी हैं अस्थायी और स्थायी पर। तो बच्चों आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।